Chalo. Now recording has started. Once again, very good morning. So yesterday we have read about the problem of this Sri Lanka in detail. Various types of steps were taken by their government, and those steps were majoritarian steps. Means the benefits of majority community they were taken care of, and the benefits of minority community, which are Tamils there, including Sri Lankan and Indian Tamils, unko they were ignored. Their interests and benefits were ignored, and only majority community, that in Sihala, unke benefits and interests were given more attention. So this type of majoritarian steps, it led to the feeling of alienation among the Sri Lankan Tamils. They felt that they are being distinguished in the country, they are being targeted in the country, and the government of the country is trying to keep them on the side. They started feeling like this, but they are not considered as the important people of the country. This type of feeling started coming in their minds, and which resulted in civil war. Means with weapons, people started killing each other, Tamil people and this कौन से थे अदर सिहाला पीपल. इस तरह का उनमें आपस में सिविल वॉर स्टार्ट हो गई थी. वायलेंस जिसको बोल सकते हैं, वायलेंस स्टार्टेड. तो दैट लेड टू वेरी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन. नाउ वी हैव बीन टोल्ड अबाउट बेल्जियम का भी हो गया, नाउ श्रीलंका का भी हो गया. नाउ वी आर बीइंग गिवन द सोल्यूशन कि हाउ डिड द बेल्जियन गवर्नमेंट दे ट्राइड टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम. उन्होंने क्या किया और श्रीलंका की गवर्नमेंट ने क्या किया या क्या नहीं किया, दोनों का अब हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे हम वी विल बी एबल टू कंपेयर द सिचुएशन. तो नाउ लेट अस स्टार्ट दिस कि बेल्जियम की गवर्नमेंट ने क्या किया. तो then yesterday I told you कि Belgian government they amended their constitution for 4 times. They they brought positive changes, some changes, improvements were made, some reforms were made in their constitution. तो अल्टीमेटली 93 तक का टाइम आते आते तब तक वो 4 टाइम्स दे मेड द अमेंडमेंट्स. अब वो क्या अमेंडमेंट्स थी, दीज आर द पॉइंट्स, यू कैन मार्क देम. जैसे नंबर 1, you can see from the book and underline. Constitution prescribes that number of Dutch and French speaking ministers shall be equal in the central government. Okay? और last line of this para, no single community can make decisions unilaterally. ठीक. अब इसका मीनिंग है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जैसे अपने यहाँ भी है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट है, फिर स्टेट की गवर्नमेंट है, फिर लोकल गवर्नमेंट है, तो ऐसे ही उनके कंट्री में भी ऐसे ही है. तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें क्या कर दिया उन्होंने, नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स विल बी इक्वल. कि अगर 10 मिनिस्टर्स डच स्पीकिंग कम्युनिटी के हैं तो सेम 10 मिनिस्टर्स विल बी फ्रॉम दिस फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी. अगर 20 मिनिस्टर्स डच स्पीकिंग है तो 20 मिनिस्टर्स विल बी फ्रेंच स्पीकिंग. तो फिर इसका रिजल्ट क्या हुआ, देयर वाज नो टेंशन. भी ठीक है, इक्वल नंबर है, फिर तो किसी को कोई तकलीफ नहीं. तकलीफ तो तब होनी थी अगर एक कम्युनिटी के मिनिस्टर ज़्यादा हों और एक के कम हों. तो नाउ दे फाउंड दिस सोल्यूशन कि वी विल कीप इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स. तो ये एक सोल्यूशन किया गया. फिर इसका मतलब क्या था कि नो कम्युनिटी, नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजंस, ये लाइन, कैन मेक डिसीजंस यूनिलेटरली. मतलब कोई भी कम्युनिटी के जो मिनिस्टर्स थे वो अपनी ओर से यूनिलेटरली होते, सिंगल हैंडेडली, वन साइडेड वो डिसीजन नहीं कर सकते थे. क्योंकि जो भी डिसीजन होता था उस पर सबकी कंसेंट होना ज़रूरी होता है, सबकी सहमति होना ज़रूरी होता है. तो अब जब बराबर नंबर के मिनिस्टर्स हैं, अगर कोई कोशिश भी करे तो दूसरी साइड के लोग उसको पकड़ लेंगे, है ना, रिफ्यूज़ करेंगे उसकी बात को मानने से. तो सिर्फ ये इसलिए किया गया ताकि ना तो फ्रेंच स्पीकिंग ना ही डच स्पीकिंग जो मिनिस्टर्स हैं वो अपना कोई डिसीजन अपनी मनमानी तरीके से ले पाए, अपनी मर्जी ना चला पाए. तो इसका ये फायदा हुआ. यूनिलेटरली मीन सिंगल हैंडेडली नो डिसीजन कुड बी टेकन बाय द मिनिस्टर्स ऑफ एनी कम्युनिटी. all have to sit together for reaching out for any solution या for any decision. ये नंबर 1 हो गया हमारा. नेक्स्ट को आप यू कैन मार्क योर नंबर 2. Many powers of the central government have been given to state governments of the 2 regions of the country, and state governments are not subordinate to central government. ये पूरा हमारा नंबर 2 बनेगा. What is the meaning of this? Many powers of central government given to state governments. अभी now in the map you can see your previous page also. तो 2 रीजन है, वन इज वेलोनिया रीजन, वन इज अदर वन कौन सा था, कौन सा रीजन था, फ्लेमिश रीजन, है ना, यही था. लेट मी सी.
Yes, Flemish region. Let me show the map once again. ये वाला, ठीक है, ये फ्लेमिश रीजन, ये वेलोनिया रीजन। तो ये दोनों रीजन्स के जो है हमारे इनके स्टेट की गवर्नमेंट थी, तो उनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको मेनी पावर्स दे दी। मतलब जो पूरे कंट्री की सरकार है, गवर्नमेंट है, उसने ये फ्लेमिश रीजन के लोगों को भी, इनकी स्टेट गवर्नमेंट को भी बहुत सारी पावर्स दी काम करने की। सिमिलरली दिस एरिया को भी बहुत सारी पावर्स दे दी। मतलब इक्वलिटी इन द पावर्स, ताकि जब सबको इक्वल पावर्स हैं तो देयर विल बी नो प्रॉब्लम ऑफ एनी, देयर विल बी नो इशू ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट, कि इक्वल पावर्स दे दी। तो सिर्फ उसका रीज़न ये था कि कोई भी कम्युनिटी के जो लोग हैं, दे शुड नॉट फील अपसेट, दे शुड नॉट फील बैड कि भी उनको ज़्यादा पावर्स हैं या हमारे पास कम है, ऐसा कुछ नहीं। इक्वल, ऑलमोस्ट इक्वल पावर्स दे गेव टू फ्लेमिश रीजन एज वेल एज दिस वेलोनिया रीजन, ठीक है। फिर स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट सबॉर्डिनेट टू, ये वाला सबॉर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। सबॉर्डिनेट होता है किसी के नीचे रह के काम करना। तो वहाँ पर दिस प्रोविजन वाज आल्सो मेड इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन कि जो स्टेट की वेलोनिया रीजन एंड फ्लेमिश रीजन की जो गवर्नमेंट्स हैं, दे आर नॉट द they are not subordinate, they will not we can say दे विल नॉट हैव एन इन्फीरियर प्लेस, ऐसे बोल सकते हैं। नीचे का प्लेस नहीं है उनका, बराबरी का प्लेस है, इक्वलिटी का प्लेस है। मतलब ये नहीं कि एवरी टाइम दीज स्टेट गवर्नमेंट्स हैव टू फॉलो द ऑर्डर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ऐसा कुछ नहीं। ऑल हैव टू सिट टुगेदर टू रीच एट एनी डिसीजन यूनैनिमसली। मतलब सबको एक दूसरे की सलाह लेके ही काम करना पड़ेगा। कोई सेंट्रल गवर्नमेंट ये नहीं सोच सकती कि वी आर सुपीरियर, वी कैन इम्पोज अवर ऑर्डर्स ऑन दीज स्टेट गवर्नमेंट्स, ऐसा कुछ नहीं। तो सबॉर्डिनेशन वाला पॉइंट उन्होंने ख़त्म कर दिया, सबको इक्वलिटी पे ले आए कि सब बराबर है, सब एक दूसरे के एडवाइस से काम कर सकते हैं। ऊपर नीचे कोई नहीं होगा कि किसी की पावर ज़्यादा या कम है। दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम वाज एलिमिनेटेड। Then next point, number 3, you can mark here. Number 3, Brussels has a separate government in which both communities have equal representation. ठीक है। इसका मतलब, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था ना कि ब्रसल्स में रिवर्स सिचुएशन थी। जो लोग पूरे कंट्री में मेजोरिटी में थे वो ब्रसल्स में माइनॉरिटी में थे, और जो पूरे कंट्री में माइनॉरिटी में थे वो ब्रसल्स में मेजोरिटी में थे। तो अब की ये ऑपोजिट सिचुएशन थी एज कम्पेयर टू द होल ऑफ द कंट्री। तो उसका एक और यूनिक सोल्यूशन दे फाउंड। उन्होंने क्या कर दिया, जो ब्रसल्स कैपिटल है बेल्जियम की, देयर दे मेड ए सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ कम्युनिटीज विल हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। अब इसका मतलब क्या है, ध्यान से अंडरस्टैंड करिए। एक तो पूरे कंट्री की गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। एक जो उनकी आपस की, देयर वर टू स्टेट्स, वेलोनिया एंड फ्लेमिश, उनकी अपनी अपनी स्टेट गवर्नमेंट। फिर एक जो ब्रसल्स कैपिटल है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट में भी आता है, बट अदरवाइज वो कैपिटल सिटी है, उसकी अलग से गवर्नमेंट बना दी, ताकि मतलब दे ट्राइड टू इरेज एनी पॉइंट ऑफ स्ट्रगल, कॉन्फ्लिक्ट, किसी बात पे झगड़ा हो ही ना पाए। दे मेड ऑल द एफर्ट्स। तो ब्रसल्स में भी एक अलग गवर्नमेंट बना दी, और उस गवर्नमेंट में क्या किया, इक्वल नंबर, इक्वल रिप्रेजेंटेशन। कौन कौन से किसको रिप्रेजेंटेशन, फ्रेंच स्पीकिंग एंड डच स्पीकिंग पीपल, सबको बराबरी। इक्वल रिप्रेजेंटेशन का मतलब कि अगर 10 मिनिस्टर्स हैं तो उसमें से 5 डच स्पीकिंग होंगे, 5 अपना जो है फ्रेंच स्पीकिंग होंगे। जितने भी होंगे मेंबर्स, जितने भी मंत्री बनाएंगे, मिनिस्टर बनाएंगे, इक्वल नंबर होगा ऑफ बोथ कम्युनिटीज। तो अगेन देयर वाज नो स्कोप लेफ्ट फॉर एनी स्ट्रगल और कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े का कोई पॉइंट ही नहीं छोड़ा उन्होंने, सबको इक्वलिटी पे ले आए। ठीक है, ये अगले सारा इसमें यही बताया हुआ है कि ब्रसल्स में क्योंकि कंट्री के रिवर्स सिचुएशन थी, तो इन ऑर्डर टू रिमूव दैट प्रॉब्लम दे मेड दिस एफर्ट। फिर ऑन नेक्स्ट पेज लेट मी शो, यस यहाँ पर बेटा प्लीज अंडरलाइन फुल पैरा, और इसके ऊपर लिख लो वेरी इंपॉर्टेंट। Here we can get some separate question also for 3 marks. यहाँ पर underline all, ये है community government। तो यहाँ पे we can be asked one question कि what was community government या what was the provision of community government। तो अब इसमें क्या है, क्या थी उनकी community government, कि उन्होंने एक और गवर्नमेंट बनाई। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट, एक स्टेट्स की गवर्नमेंट, एक उनकी ब्रसल्स में अलग से बना दी, एक और उन्होंने गवर्नमेंट बनाई, दैट वाज कॉल्ड कम्युनिटी गवर्नमेंट। अब इसमें क्या था, कम्युनिटी गवर्नमेंट फॉर ईच लैंग्वेज स्पीकिंग पीपल। जैसे फॉर डच स्पीकिंग पीपल उनकी अपनी एक कम्युनिटी गवर्नमेंट होगी, दोज हुआ फ्रेंच स्पीकिंग पीपल उनकी अपनी, फ्रेंच वाली फ्रेंच स्पीकिंग लोगों की अपनी एक कम्युनिटी गवर्नमेंट होगी। ठीक है, तो अब उसमें क्या रखा गया, और जो 1% थोड़े से जर्मन स्पीकिंग पीपल है उनको भी कह दिया
कि दे शुड ऑल्सो नॉट फील अपसेट कि उनको नहीं कोई पूछ रहा है, उनको भी कह दिया आप भी अपनी गवर्नमेंट बना लो, कम्युनिटी गवर्नमेंट। ठीक है, तो 3 कम्युनिटी गवर्नमेंट्स हो गई, एक फ्रेंच स्पीकिंग लोगों की अपनी कम्युनिटी गवर्नमेंट, वन कम्युनिटी गवर्नमेंट फॉर फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एंड वन कम्युनिटी गवर्नमेंट फॉर जर्मन स्पीकिंग पीपल। अब what was special in that community government, why this name community word has been added here? तो उसका मीनिंग था कि this government, you can see here, this government has the power regarding cultural, educational and language related issues. मतलब ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है इसका काम कोई एडमिनिस्ट्रेशन का काम नहीं है, या इसका काम कोई डिफेंस ऑफ द कंट्री नहीं है, या कुछ ऑफ और लॉ एंड ऑर्डर, ऐसा कुछ जो रूटीन गवर्नमेंट के काम होते हैं, ऐसा कुछ नहीं। इस गवर्नमेंट का काम सिर्फ एक ही था, टू टेक केयर ऑफ द इश्यूज रिलेटेड टू द कल्चर। किसका कल्चर? कल्चर ऑफ फ्रेंच स्पीकिंग पीपल। मतलब उनका जैसा भी आपस में रहना सहना था, वे ऑफ लिविंग था, उनके रीति रिवाज थे, उस सबको कल्चर कह देते हैं। तो जो फ्रेंच वाले लोगों की कम्युनिटी गवर्नमेंट है, इट विल पे अटेंशन टू द कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ फ्रेंच कम्युनिटी। जो डच स्पीकिंग है वो अपने डच स्पीकिंग लोगों का जो भी कल्चर होगा उसके बारे में फॉर देयर अपलिफ्टमेंट वो काम करेंगे। ऐसे ही फॉर एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज, मतलब अपनी अपनी लैंग्वेज, अपने अपने कल्चर से रिलेटेड वट एवर देयर प्रॉब्लम्स वर देयर, तो दीज कम्युनिटी गवर्नमेंट्स दे विल बी डीलिंग विद देयर प्रॉब्लम्स ओनली। ठीक है, जैसे और इजीली वी कैन अंडरस्टैंड, जैसे क्लास में गर्ल्स एंड बॉयज़ हैं तो गर्ल्स की अपनी गवर्नमेंट बन जाए, दे विल टेक केयर ऑफ द इश्यूज ऑफ गर्ल्स। जो बॉयज़ हैं उनकी अपनी गवर्नमेंट बना दी जाए, कम्युनिटी गवर्नमेंट, दे विल हैंडल ऑल द इश्यूज रिलेटेड टू बॉयज़ ऑफ द क्लास। तो ऐसे ही वहाँ पे जो 3 लैंग्वेजेस थी उनके अपने अपने ग्रुप बना दी, अपनी अपनी गवर्नमेंट बना दी, दैट वाज कॉल्ड कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो ईच कम्युनिटी गवर्नमेंट विल हैंडल या विल टेक केयर ऑफ विच इश्यूज, कल्चर से रिलेटेड इश्यूज, एजुकेशन से रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं, या उनके जो लैंग्वेज से रिलेटेड कि भी हाउ देयर लैंग्वेज इज टू बी प्रमोटेड, क्या किया जाए, हर कोई अपने अपने बारे में सोचेगा। तो अगेन दिस वाज ए नाइस एफर्ट कि किसी को बुरा ना लगे। अगर ये करते कि एक लैंग्वेज वालों को मोर प्रेफरेंस वाज गिवन, तो देन सर्टेनली अदर पीपल वुड हैव फेल्ट बैड, बट नाउ दे डिड द वेरी बेस्ट थिंग कि दे मेड 3 गवर्नमेंट्स। तो सब अपना अपना करें, कोई किसी के साथ कोई इशू ही ना रहे, लड़ाई का कोई कारण ही ना रहे। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन दिस कैन बी देयर इन सेपरेटली ऑल्सो कि व्हाट वाज कम्युनिटी गवर्नमेंट। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ पैरा वी हैव टू राइट इन पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स बना सकते हैं, 3 या 4 शॉर्ट पॉइंट्स। ठीक है जी, सो इन दिस मैनर यहाँ पे ये सारा कुछ किया गया। दीज आर कॉल्ड अमेंडमेंट्स या चेंजेस विच वर ब्रॉट बाय द बेल्जियन गवर्नमेंट। फिर नेक्स्ट पैरा में आप देखो ये बताया हुआ है लास्ट लाइन में यहाँ पर, when many countries of Europe came together to form European Union, Brussels was chosen as its headquarter। ये 1 मार्क के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। जो यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन, कैन एनीवन ऑफ यू टेल व्हाट इज यूरोपियन यूनियन, इफ एनीबडी नोज? नहीं, ओके, नो प्रॉब्लम। जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं, लेट मी शो, जस्ट ए सेकेंड। ये वाले, ये सारे जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, ये बड़े छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं। ये डेनमार्क, जर्मनी, ये अपना नीदरलैंड्स, ये कौन सा था, लग्जमबर्ग, फ्रांस, ये इधर सारे ऑस्ट्रिया, ये सारे जो ये वाला डेनमार्क भी है। ठीक है, तो ये सारे कंट्रीज़ ने अपनी एक यूनियन बनाई हुई है, अपना एक ग्रुप बनाया हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड यूरोपियन यूनियन। तो यहाँ इन कंट्रीज़ में आपस में आने जाने के लिए वीज़ा नहीं लेना पड़ता है। जैसे हम लोग कहीं जाना हो टू सम फॉरेन कंट्री तो वीज़ा लेना पड़ता है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं। देयर इज़ फ्री कम्युनिकेशन, फ्री इनकमिंग एंड आउट गोइंग, ऐसे हम बोल सकते हैं। लोग आराम से बिना किसी पासपोर्ट के या बिना किसी वीज़ा के, ये जो यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज़ हैं वहाँ आराम से आ जा सकते हैं, फ्रीली दे कैन मूव देयर, अपना कोई भी काम कर सकते हैं। तो इन्होंने अपना जो ग्रुप बना लिया उसका नाम रखा यूरोपियन यूनियन, और उसकी जो करेंसी है वो यूरो डॉलर है। यहाँ नहीं लिखा हुआ बुक में, इट्स नॉट देयर, यूरो डॉलर है। मतलब वो करेंसी सब, ये जो इसमें आई थिंक काफ़ी सारे कंट्रीज़ हैं, 12-13, आई मे बी रॉन्ग बट इतने कंट्रीज़ हैं। तो उनकी एक उन्होंने कॉमन करेंसी बना ली, दैट इज़ नेम्ड एज यूरो डॉलर, वो इन सब कंट्रीज़ में चलेगी। और अब जब इसका हेडक्वार्टर बनाना था, मीन्स इट्स ऑफिस कि कहाँ पर बनाया जाए, तो फॉर दैट ऑफिस पर्पस दिस बेल्जियम कंट्री वाज सिलेक्टेड, और बेल्जियम में भी इसकी जो कैपिटल है ब्रसल्स, दैट सिटी वाज सिलेक्टेड फॉर
डेवलपिंग एज द ऑफिस ऑफ दिस यूरोपियन यूनियन। तो इसका मतलब यहाँ कितनी पीसफुलनेस हो गई, कितनी शांति हो गई, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, तभी उन्होंने बनाया ना। अदरवाइज तो ऐसी जगह पर तो कोई इंटरनेशनल कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है, दे डोंट स्टार्ट देयर ऑफिस इन सच ए प्लेस वेयर लॉट्स ऑफ डिस्प्यूट्स आर देयर, वेयर सिविल वॉर इज देयर। एट दैट प्लेस तो नो वर्क इज डन, पॉसिबल ही नहीं हो पाता है, कब लड़ाई झगड़े हो जाए, दंगे फसाद हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर इतनी फिर ये सारा कुछ क्यों हुआ, वाई ऑल दीज थिंग्स हैपन, बिकॉज बेल्जियन गवर्नमेंट दे पेड वेरी careful attention to solve all the disputes among their people of different language speaking people। तो फिर यहाँ इतना शांति हुई कि यहाँ पर ब्रसल्स में किसका ऑफिस है, यूरोपियन यूनियन का ऑफिस है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको 1 मार्क में आ सकता है कि वेयर इज द ऑफिस ऑफ दिस लोकेटेड यूरोपियन यूनियन ऑफिस। यस, नाउ प्लीज कम टू नेक्स्ट पेज। अब है, एक मिनट, यहाँ तक हमने पढ़ा है, ठीक है। अब ये पैरा में सिर्फ हमें यही बताया हुआ है कि भाई जो बेल्जियन गवर्नमेंट थी, दे मेड एफर्ट्स, दे ट्राइड देयर बेस्ट एंड दे गॉट सक्सेस ऑल्सो इन bringing peace in their country. But Sri Lankan government did not do so. Rather, they kept on moving ahead with their majoritarian mayors only. So, as a result, in Sri Lanka country, there was a civil war. There were many conflicts. There was violence in that country. तो but श्रीलंका में, but बेल्जियम में ऐसी सिचुएशन नहीं हुई because they amended their constitution. But Sri Lankan government did not pay attention for the amendment of their constitution. They kept on moving with their majoritarian ideas only. तो उसका रिजल्ट क्या हुआ कि कंट्री के अंदर डिसरप्शन हुई, कंट्री के अंदर वायलेंस हुई, कंट्री के अंदर बहुत सारे लोग मारे गए आपस में जो सिविल वॉर के करके। तो ये यहाँ पे वी हैव बीन टोल्ड कि भी मतलब गवर्नमेंट्स शुड टेक एफर्ट्स की पीस बनी रहे कंट्री के अंदर, नुकसान ना हो किसी का, ठीक है। नाउ प्लीज कम टू नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट है हमारा व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, ये वाला पेज, ठीक है। तो क्यों चाहिए पावर शेयरिंग, डिजायरेबल का मतलब क्यों चाहिए। अच्छा, जैसे इफ आई आस्क यू क्वेश्चन कि अभी समर सीजन इज गोइंग ऑन, तो if I ask you why do you desire any cold drink, can anyone answer? Fanta, Maaza, जो भी आपको बढ़िया लगती है, think about that. Why do you desire that? Try to answer. आप क्यों Because people like to drink cold drinks during summer हाँ as they are cold. हाँ, बिकॉज उससे हमारी जो थर्स्ट है वो शांत होती है। वी आर एबल टू क्वेंच अवर थर्स्ट, अपनी जो गर्मी लगती है उसको दूर कर सकते हैं, अपनी प्यास बुझा सकते हैं ना, समर सीजन के करके, वेरी हॉट वेदर है इस करके। इसका मतलब हो गया कि जब हमें अच्छा, फिर इफ आई आस्क व्हाई डू वी डिजायर क्विल्ट्स एंड ब्लैंकेट्स इन विंटर सीजन, क्योंकि वो हमारी ठंड को दूर करते हैं, ठीक। मतलब ये हुआ कि हम कोई चीज़ तब चाहते हैं जब हमें उसकी ज़रूरत होती है, तो हम चाहते हैं कि हमें उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए कुछ मिल जाए, ठीक। अब यहाँ पर ये कोल्ड ड्रिंक और क्विल्ट को हटा दो, लेट अस कम टू द कंट्री। तो ऐसे ही है कि कंट्री में लोग क्यों चाहते हैं कि पावर शेयरिंग होनी चाहिए, वाई इज इट डिजायर्ड बाय पीपल, क्यों होनी चाहिए। नाउ इन दीज टू कॉलम्स वी हैव बीन टोल्ड दिस। तो उसके लिए 2 रीजंस आर देयर, ठीक है, 2 उसके रीजंस हैं। one set of reasons is called prudential reasons and other set of reasons is called, यहाँ पर उसका नाम ऐसे बोल्डली नहीं दिया हुआ है, बट यू कैन see here, just a second, let me show you. Moral, please see this, यहाँ पे अंडरलाइन पहले these two names, ठीक है। फर्स्ट सेट ऑफ रीजंस इज प्रूडेंशियल, मतलब प्रूडेंशियल रीजंस, एंड अदर एंड द सेकंड इज मॉरल रीजंस, ठीक है। 2 तरह के रीजंस हैं, मतलब रीजंस के भी 2 पार्ट कर लिए। अब हमने नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि भी क्यों किए या व्हाट इज द डिफरेंस इन दीज रीजंस। सो लेट अस कम टू प्रूडेंशियल फर्स्ट। सो प्लीज रीड द मीनिंग ऑफ द टर्म प्रूडेंशियल। Prudential means anything which is based on prudence,
प्रूडेंस और ऑन केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ गेन्स एंड लॉसेस। मतलब ये प्रूडेंस का मतलब होता है हमारी इंटेलिजेंस, हमारी समझ, ठीक है। तो समझ क्या होती है कि मतलब दैट टाइप ऑफ कैपेबिलिटी विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन थिंक व्हाट इज गुड फॉर अस, व्हाट इज बैड फॉर अस, ठीक है। आप जैसे आप पेपर है, एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए मान लो, तो पेपर वाले दिन आप पढ़ना शुरू कर देते हो। तो आप क्यों पढ़ते हो? बिकॉज योर प्रूडेंस टेल्स यू कि नहीं आज मुझे पढ़ना चाहिए, कल को पेपर है। आपकी समझ आपको बताती है, आपकी जो इंटेलिजेंस है वो आपको, आपका दिमाग आपको समझाता है कि नहीं आज मैंने टीवी नहीं देखना है या मोबाइल पे ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना, आज मैंने पढ़ना है। क्यों? क्योंकि कल को मेरा एग्ज़ाम है ना। तो उसको मैं ठीक से करूँगा तो मैं क्लास को पास करूँगा, पेपर अच्छे होंगे, मेरी अगली क्लास में जाने की मेरी सिचुएशन बनेगी। तो इसका मतलब आप अपने दिमाग से काम कर रहे हो। तो व्हेन वी थिंक वेरी केयरफुली कि किस काम को करने से हमें फ़ायदा है और किस काम को करने से हमें लॉस हो सकता है, तो दैट मीन्स दैट इज़ कॉल्ड अवर प्रूडेंस, अवर इंटेलिजेंस, ठीक है। तो यहाँ पर है प्रूडेंशियल रीजंस का मतलब कि केयरफुली व्हेन वी कैलकुलेट, जानबूझ के सोचते हैं, ध्यान से पता लगाते हैं कि किस काम को करने से फ़ायदा होगा। तो ऐसे ही यहाँ पर प्रूडेंशियल रीजंस का मतलब है कि सोचा जाता है, केयरफुली ऑब्जर्व किया जाता है कि इफ़ वी डोंट डू दिस शेयरिंग ऑफ पावर, तो क्या होगा कंट्री के अंदर। यू कैन अंडरलाइन इन बिटवीन दीज लाइन्स, there is firstly power sharing is good because it helps to reduce the possibility of conflict among social groups। मतलब हमें कंट्री में लोगों का दिमाग उनको बताता है कि अगर हम नहीं करेंगे पावर की शेयरिंग, अपने अपने मतलब ताकत को सब लोगों में डिवाइड नहीं करेंगे, तो सोसाइटी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट होंगे। जिन लोगों के राइट्स को इग्नोर किया जा रहा है वो लोग लड़ाई करेंगे, वो लोग वायलेंट भी हो सकते हैं। जैसे श्रीलंका में तमिल लोग वायलेंट हो गए क्योंकि उनके जो हक थे, उनके राइट थे, उनको पीछे किया जा रहा था, ठीक है। तो जो प्रूडेंशियल रीजंस हैं किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट को समझाते हैं कि नहीं, हमें इन ऑर्डर टू अवॉइड टेंशंस इन द कंट्री वी शुड शेयर अवर पावर विद ऑल सेक्शंस इन द सोसाइटी, ऑल सेक्शंस इन द कंट्री। सबको लेके चलना चाहिए साथ में। दिमाग बताता है कि अगर नहीं करेंगे तो कंट्री में वायलेंस होगी, ठीक है। सेकेंडली, पावर शेयरिंग इज गुड, ये वाली लाइन पे यहाँ पे यू कैन अंडरलाइन, इट इज़ ए गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर का मतलब होता है, आगे वाली लाइन्स भी पढ़ो ज़रा, इट अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो इट अंडरमाइंस द यूनिटी ऑफ द नेशन एंड tyranny of the majority is not just oppressive but it often brings ruin to the majority as well। ये वाला पैरा ऊपर वाला ये, ठीक है। इस सारे का मतलब ये है कि पावर शेयरिंग का जो प्रूडेंशियल रीजन है, एक तो ये है कि सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करने के लिए इट इज रिक्वायर्ड। सेकेंडली, इन ऑर्डर टू कीप द स्टेबिलिटी इन द कंट्री, स्टेबिलिटी इन द गवर्नमेंट, इट इज रिक्वायर्ड। इसका मतलब होता है एक, जैसे हम बोल सकते हैं एक बढ़िया गवर्नमेंट, एक स्टेबल गवर्नमेंट। आप सोच के देखो, जैसे चाहे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट हो या इवन अपनी पंजाब की गवर्नमेंट हो, स्टेट की गवर्नमेंट, अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ उनके जैसे आइडियोलॉजी वाले उनके एमएलएज ना हो तो क्या होगा? कुछ एमएलएज उनका साथ छोड़ सकते हैं, दे कैन लीव हिम। अगर उनके एमएलएज उनको छोड़ देते हैं तो ही विल नॉट बी इन मेजोरिटी इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, तो सरकार टूट जाएगी। ऐसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर कुछ एमपीज जो रूलिंग पार्टी है उसका साथ छोड़ देते हैं तो उनकी सरकार गिर जाएगी, ठीक है। तो छोड़ते कब है? जब उन एमएलएज को या एमपीज को लगता है कि हमारी कम्युनिटी के या हमारे लोगों के जो बेनिफिट्स हैं उनको दे आर बीइंग इग्नोर्ड, तो वो साथ छोड़ भी सकते हैं। तो अगर ऐसा छोड़ेंगे साथ तो क्या होगा? सरकार गिर जाएगी। अगर सरकार गिर जाएगी तो इसका मतलब पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी हो जाएगी। तो फिर दोबारा से इलेक्शन होंगे, दोबारा सरकार बनाने का एफर्ट होगा, कितना टाइम उसमें वेस्ट होता है, कितना खर्च होता है। इलेक्शन को इजीली तो नहीं किए जाते, बहुत एक्सपेंडिचर होता है। तो फिर कंट्री के अंदर कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजंस नहीं लिए जा सकते हैं, ठीक है। तो फिर उसका फ़ायदा कौन उठा लेता है? जो दूसरे कंट्रीज़ होते हैं, दे ऑलवेज वांट टू मेक द यूज़ ऑफ इंस्टेबिलिटी इन अदर कंट्रीज़ कि भी यहाँ तो कुछ टिका हुआ है नहीं, दूसरे फ़ायदा उठाते हैं, लड़ाई झगड़ा करवाते हैं, तो कंट्री के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो इस करके ये जो प्रूडेंशियल रीजंस हैं ये किसी भी कंट्री के लोगों को समझाते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, सबको साथ में लेके चलना चाहिए और अपने कंट्री में वी शुड ट्राई टू कीप ए स्टेबल गवर्नमेंट विच कैन टेक केयर ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री।
क्योंकि जो स्टेबल गवर्नमेंट होती है वही स्ट्रॉन्ग डिसीजंस ले सकती है, वही अच्छे तरीके से काम कर सकती है। जो खुद से स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे वो कंट्री का भला क्या करेंगे। तो ये चीज़ें दिमाग से सोची जाती हैं, इस करके दे आर कॉल्ड प्रूडेंशियल रीजंस। ठीक है, नाउ इन दिस पैरा दूसरा बताया हुआ है, देयर इज ए सेकेंड डीपर रीजन वाई पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसीज। अब ये दूसरा रीजन है कि क्यों होनी चाहिए। ये तो हो गया ना सोच समझ के, केयरफुली, जिसको हम इंटेंशनली जिस काम को करते हैं। दूसरा क्या है, लेट अस सी, यू कैन अंडरलाइन फ्रॉम हियर, पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ये वाला, ये मॉरल रीजंस है। मॉरल रीजंस का मतलब है भी ऐसे होना ही चाहिए। ठीक है, जब हम जैसे हम कहते हैं ना आइडियलिस्टिक सिचुएशन, जो एक बढ़िया सिचुएशन होनी ही चाहिए किसी कंट्री में, तो उसको मोरालिटी बोलते हैं। जैसे हम अपने पर्सनैलिटी में बोलते हैं ना, पर्सनल बिहेवियर में मोरालिटी होनी चाहिए, सिंसेरिटी होनी चाहिए, ट्रूथफुलनेस होनी चाहिए। तो ऐसी ये जो मॉरल चीज़ें हैं भी ऐसे ज़रूर होना चाहिए, उसको वो मॉरल रीजंस में है। क्योंकि जो पावर शेयरिंग है दैट इज़ द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। स्पिरिट मतलब उसकी जान है। जैसे हम बोलते हैं ना आत्मा निकल गई तो इंसान की डेथ हो जाती है, तो सिमिलरली अगर ये पावर शेयरिंग ही नहीं होगी तो कोई भी डेमोक्रेसी इज़ नॉट गोइंग टू सर्वाइव फॉर लॉन्ग। तो डेमोक्रेटिक सेटअप भी खत्म हो जाता है, उसकी भी डेथ हो जाती है अगर लोग मतलब सब लोगों के बीच में पावर को डिवाइड नहीं किया जाता है। ठीक है, ए डेमोक्रेटिक रूल, यहाँ से डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व्स शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज एंड हु हैव टू लिव विद इट्स इफेक्ट्स। वेरी इंटरेस्टिंग लाइन, वेरी ब्यूटीफुल लाइन। तो पावर शेयरिंग किसके साथ ज़रूरी है? शेयर तो करें, आप कहोगे कि शेयर करें तो किसके साथ शेयर करें? तो यहाँ पर बहुत अच्छा लिखा हुआ है, शेयर करना है उन लोगों के साथ में जिनको जो गवर्नमेंट के डिसीजंस से अफेक्ट होते हैं। मतलब गवर्नमेंट जो भी फैसला लेती है उसका असर किन लोगों के ऊपर होता है, उसका इफेक्ट किन लोगों को झेलना पड़ता है, उन लोगों को साथ में लेना ही चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट के डिसीजंस उन लोगों को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, हु हैव टू लिव विद इट्स इफेक्ट्स। मतलब जैसे हम आम लोग हैं, है ना, हम तो गवर्नमेंट में नहीं है ना, हम कोई मंत्री एमएलए कुछ भी नहीं है। तो जो भी गवर्नमेंट डिसीजन लेती है, अब उन सारे डिसीजंस का हमारे ऊपर इफेक्ट होता है, हमारी लाइफ के ऊपर उसका असर होता है। ठीक, जैसे अभी जैसे अभी आप देखो ये लॉकडाउन के करके आपके स्कूल नहीं लग रहे, तो घर से ही हम पढ़ रहे हैं। तो ये डिसीजन गवर्नमेंट ने किया, किसके लिए किया, किसके भले के लिए किया, फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। और ये लॉकडाउन के इफेक्ट किसको झेलने पड़ रहे हैं? आम लोगों को, जिनका बिजनेस बंद हो रहा है, जिनकी पढ़ाई खराब हो रही है, जिनकी जॉब छूट रही है, जिनको किसी भी तरह से इसका नुकसान हो रहा है। तो इसका मतलब इफेक्ट तो उन्हीं लोगों के ऊपर आ रहा है। तो अब गवर्नमेंट को इन सब लोगों को साथ में लेके चलना चाहिए। क्यों? उनको समझाना चाहिए कि जो भी डिसीजन लिया जा रहा है वो इस अगर ये डिसीजन है तो अल्टीमेटली इस डिसीजन से सबका भला ही होगा। हो सकता है शॉर्ट पीरियड में हमें नुकसान हो, लॉसेस हों, बट इन द लॉन्ग रन दिस इज गोइंग टू हेल्प अस। तो लोगों को ये बात समझानी भी पड़ेगी। अब आप देखो अगर डिसीज़ के करके इन्फेक्शियस डिसीज़ है, तो अगर लोगों की डेथ ही हो जाती है, तो अगर डेथ हो जाती है तो कहाँ हम पढ़ेंगे, कहाँ पढ़ाएंगे, क्या बिजनेस करेंगे, क्या कोई और कारोबार करेंगे, क्या कोई और कोई अपना काम करेंगे? जब जीते रहेंगे तो ही काम करेंगे, मर गए तो फिर क्या काम करना है। तो पहले जीना ज़रूरी है, बाकी की बातें बाद में है ना। तो ये चीज़ लोगों को बतानी पड़ती है, क्योंकि गवर्नमेंट के डिसीजन से लोग इस तरह की बातों से अफेक्ट होते हैं। तो ये मॉरल रीज़न है कि क्या करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, लोगों को अपने साथ लेके चलना चाहिए, सो दैट पीपल शुड नॉट फील बैड विद द डिसीजंस विच आर बीइंग टेकन बाय द गवर्नमेंट। लोगों को बताना चाहिए। ठीक है, जैसे अभी आपने देखा पीछे एक फार्मर्स के नाम पे प्रोटेस्ट हुआ था, तो अब वो दैट प्रोटेस्ट वाज नॉट ए राइट प्रोटेस्ट। उसमें क्या था, उसमें फार्मर्स को फिर गवर्नमेंट ने बताया कि आपको जो आप फसल अपनी बेच रहे हो, आई थिंक इन 9th क्लास यू हैव रेड अबाउट मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो जिस प्राइस पे वो क्रॉप बेच रहे हैं उसके सीधे पैसे उनके अकाउंट में जाएंगे। तो अब इसमें कोई गलत बात नहीं थी, बट स्टिल फार्मर्स प्रोटेस्टेड। उनको लगा कि गवर्नमेंट उनका सारा कंट्रोल ही खत्म हो जाएगा फार्मर्स का अपनी ज़मीन के ऊपर, मतलब मिसकंसेप्शंस वर देयर। तो उसका फ़ायदा कुछ और इंस्टेबल लोगों ने उठाया, उनको बढ़ावा देके, मतलब कंट्री के अंदर इंस्टेबिलिटी हो, इस तरह का सारा कुछ किया, जबकि रियलिटी में प्रॉब्लम थी नहीं कोई भी। बट दोज पीपल वर मिसगाइडेड बाय अदर पीपल, दोज हु वर हैविंग देयर वेस्टेड इंटरेस्ट्स।
अपने फ़ायदे उठाने चाहते थे, उन्होंने उसको बढ़ावा दिया। तो अब गवर्नमेंट को उन फार्मर्स को भी समझाना पड़ा, इतनी बार मीटिंग्स की कि भई इसमें जो भी हम फार्म बिल्स ला रहे हैं उसमें किसी का नुकसान नहीं है, उसमें भला ही भला है। बट ये बात जब वो नहीं समझे तो प्रोटेस्ट कर रहे थे, ठीक? तो ऐसे ही कहने का मतलब है मॉरल रीजंस का मतलब है गवर्नमेंट हैज़ टू take people along with it. Government has to explain its decisions. Government has to take care of all the people of the society ताकि उनका इन ओवरऑल सेंस उनका कोई लॉस ना हो, उनका कोई नुकसान ना हो। तो ये जो चाहिए वाली फीलिंग के साथ जो बात होती है दैट इज कॉल्ड मॉरल रीजंस। तो जो पावर शेयरिंग है दैट इज डिजायर्ड नॉट ओनली फॉर प्रूडेंशियल पर्पजेज, सोच समझ के तो जानबूझ के तो करते ही हैं कि भी कंट्री का नुकसान ना हो, रादर उसके साथ ही साथ जो एक सुजेस्टिव बात होती है कि ऐसे होना चाहिए, आइडियलिस्टिक, दैट कम्स अंडर मॉरल रीजन। तो बोथ टाइप ऑफ रीजंस आर देयर फॉर दिस शेयरिंग ऑफ पावर, इस करके ये चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन जो आएगा कि वाई इज इट डिजायरेबल, तो उस पर फिर देन वी हैव टू एक्सप्लेन प्रूडेंशियल रीजंस एज वेल एज दिस सेकेंड वन कौन से है, मॉरल रीजंस, ठीक है। उसके बाद है हमारा अगले पेज की मैंने स्लाइड नहीं लिया, यू कैन सी फ्रॉम योर बुक पेज नंबर 7, खलील्स डिलेमा, ठीक है। अब खलील किसी बच्चे का नाम है, तो डिलेमा का मतलब होता है व्हेन वी आर अनएबल टू डिसाइड व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, जिसको हम बोलते हैं दुविधा सी होना, समझ नहीं आना कि क्या करें, दिमाग में बस ये चलते रहना कि क्या करना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो डिलेमा का मतलब व्हेन वी आर अनएबल टू डिसाइड कि व्हाट इज करेक्ट व्हाट इज नॉट करेक्ट, पता नहीं चलता है, मतलब एक डबल माइंडेडनेस सी रहती है किसी बात के लिए। तो ये पेज बेटे आपने खुद पढ़ना है, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। तो इसमें आई जस्ट इफ यू हैव सीन येस्टरडे, पता नहीं डे बिफोर येस्टरडे, आई सेंट वन मैप ऑफ लेबनान कंट्री, आपकी क्लास ग्रुप में भेजा हुआ है। तो यहाँ पर जो खलील बच्चे का एग्जाम्पल है वो लेबनान कंट्री का है और बेरूत उसकी कैपिटल है। तो दैट इज़ वाई आई सेंट दैट मैप, ताकि आपको लोकेशन पता चल जाए, ठीक है। वेस्टर्न एशिया में है ये कंट्री, जहाँ गल्फ कंट्रीज़ है ना, सऊदी अरेबिया, इराक, सीरिया, वहाँ करके है। तो मैं यहाँ पर वो स्लाइड नहीं ले पाई हूँ, तो आपने वहाँ से देख लेना अपने क्लास ग्रुप में से, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल में बताया कि वो बच्चा जो है खलील, वो क्रिश्चियनिटी है वहाँ पे, मुस्लिम रिलीजन है, तो कैसी गवर्नमेंट चाहता है, दिस टाइप ऑफ एग्जाम्पल हैज़ बीन केप्ट हियर। तो दिस इज क्वाइट सिंपल एग्जाम्पल, यू कैन रीड इट योरसेल्फ। ये कोई क्वेश्चन में नहीं आता होता है, ये अपनी वैसे ही अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है दिस टाइप ऑफ एग्जाम्पल, ठीक है। सो लेट अस कम टू नेक्स्ट पेज। यस, अब है फॉर्म्स ऑफ, हाँ जी सुहाना बिंद्रा यू हैव रेज्ड हैंड, हाँ जी। Ma'am, I have doubt regarding last page, last to last page. डाउट रिगार्डिंग व्हाट बेटे? Accommodation, एकोमोडेशन, accommodation in Belgium. हाँ। एकोमोडेशन मैंने आपको कल भी बताया था, एकोमोडेशन का मतलब होता है एडजस्टमेंट्स, कि उन्होंने क्या एडजस्टमेंट्स की, क्या सुधार। तो एडजस्टमेंट का मतलब यहाँ पर वो क्लास वाली एडजस्टमेंट नहीं कि एक टीचर नहीं आया तो दूसरा टीचर, यहाँ पर एडजस्टमेंट का मतलब है बेल्जियम में कि उन्होंने अपने अंदर अपने कंट्री में क्या चेंजेस लेके आए सो दैट ऑल कम्युनिटीज शुड फील सेटिस्फाइड। तो वो उन्होंने मतलब एकोमोडेट किया, अपने लोगों को एडजस्ट किया, कैसे? बाय मॉडिफाइंग, बाय अमेंडिंग देयर कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसके Ma'am, बाद first point उसका फर्स्ट पॉइंट, Constitution prescribes. एक मिनट, लेट मी सी फ्रॉम द बुक। Constitution prescribes that number of Dutch and French speaking ministers shall be equal in, जैसे जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है ना बेटे, उसमें मिनिस्टर्स होते हैं, तो हर एक कंट्री में एज पर देयर पॉपुलेशन, किसी कंट्री में 40 मिनिस्टर्स हो सकते हैं, किसी में 30 हो सकते हैं, हमारे कंट्री में तो 70 के आसपास मिनिस्टर्स हैं, उससे ज़्यादा ही हैं शायद। तो ऐसे उन्होंने क्या डिसाइड किया कि जो भी उनके मिनिस्टर्स होंगे, जितने भी होंगे, वो इक्वल नंबर होगा, मतलब इवन नंबर में वो रखेंगे अपने मंत्रियों का, अपने मिनिस्टर्स का नंबर, ऑड नंबर नहीं रखेंगे। तो अगर ऑड रखेंगे फिर तो किसी भी एक में एक ज़्यादा हो जाएगा। तो इवन नंबर में अगर जैसे 30 हैं तो उसमें से 15 मिनिस्टर होंगे फ्रेंच स्पीकिंग वाले और 15 होंगे डच स्पीकिंग वाले। अगर 20 मिनिस्टर्स हैं तो 10-10 होगा। अगर अपना है 16 मिनिस्टर्स हैं तो 8-8 होंगे। मतलब इवन नंबर भी अपने रखेंगे, बराबर के मिनिस्टर्स फ्रेंच स्पीकिंग वाले और दूसरे जो है डच स्पीकिंग वाले। क्लियर नाउ? ठीक है। Ma'am, और yes. हाँ, Ma'am,